परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिस पर कुछ आवेश अवश्य उपस्थित रहते हैं। मतलब बोला गया है क्या कि अगर किसी परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश हो, आवेश या धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, तो उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। बोला गया है आवेश दो प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। तो अगर किसी परमाणु पर धन आवेश या ऋण आवेश दोनों में से कोई आवेश, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो धन होगा या तो ऋण होगा, तो कोई आवेश होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आयनित परमाणु। यहाँ पर यह आयन है या आयनित परमाणु भी कहेंगे। जैसे कि अब किस पर धन आवेश होगा और किस पर ऋण आवेश होगा, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर धन आवेशित होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या होगा? ऋण आवेशित होगा। जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना उस पर क्या होगा? धन आवेशित होगा। जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर उतना ही क्या होगा? ऋण आवेशित होगा। सिंपल भाषा में है, इससे सिंपल कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीज़ों का दिया गया है, तो सबका अगर संयोजकता निकालोगे, जैसे कि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। इसकी संयोजकता भी 1 होती है। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है और एल्युमिनियम की भी संयोजकता क्या होती है? 3 होती है। यानी कि ये सभी क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जितना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 प्लस चार्ज और 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 प्लस चार्ज। अब वो कैसे इलेक्ट्रॉन देता है वो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बताया था। ऐसे इसको हम एक समझा देते हैं। जैसे कि सोडियम का है, तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो क्या होता है? 2, 8 और 1, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है? संयोजकता क्या है? 1 है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके बातम कक्षा में है और जिसके बातम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, तो जो देगा उस पर प्लस चार्ज, तो ये क्या है? 1 दे रहा है इसलिए 1 प्लस चार्ज। उसी प्रकार से ऋण आवेशित आयन है। क्लोरीन की क्या कहते हैं? अगर क्लोरीन का निकाला जाए तो क्या होता है? 2, 8 और 7। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 7। और जिसके बाहतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी क्या कहते हैं? प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन क्या? लेने की कि देने की? लेने की। तो यह इसको चाहिए 8 पूरा करना है, तो कितना लेगा? ये 1 लेगा। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए 1 माइनस चार्ज। यह 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए 2 माइनस चार्ज। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 माइनस चार्ज। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 माइनस चार्ज। तो इस तरह से क्या कहते हैं? ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेने वाला जो होगा वो क्या हो? उस पर माइनस चार्ज और देने वाला पर प्लस चार्ज। अब कितना लेगा कितना देगा तो इससे पता चलेगा। और या कभी कभी क्या होगा? दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है Ca2+। अब बोलेगा कि इसकी संयोजकता कितनी है, तो समझ लेना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 2 माइनस है, यानी कह रहा है क्या कि ये क्या कह रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको चाहिए था 8, तो 8 में से क्या कहते हैं? कितना घटाएंगे? 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 6। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो संयोजकता चार्ज के आधार पे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने रिपीट कर दिया, फिर भी अगर समझना है तो समझो, नहीं समझना है नहीं समझो, पढ़ोगे तो ठीक है। पढ़ाई इतना आसान नहीं होता है बहुत। अरे गरीब आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पढ़ाई जो होता है बउआ वो अमृत होता है। कई बार बताए हैं, बार बार बताए हैं, भविष्य में बताते रहेंगे। नहीं समझोगे तो बाद में बस पछताओगे। सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं है, कोई काम नहीं देगा। तुम्हारा शिक्षा ही तुमको काम देगा। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है क्या? आयन को बोला गया है क्या? 2 भागों में बांटा गया है। एक परमाणु का आयन और दूसरा बहुपरमाणु का आयन। एक परमाणु का आयन यानी कि जहाँ पर सिंगल रूप में क्या होता है? कोई परमाणु हो। ठीक है, बहुपरमाणु कहने का मतलब कि 1 से अधिक में हो। जैसे कि यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के साथ कोई और है? नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। सल्फर के साथ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। तो सिंगल होगा तो एक परमाणु का आयन और 1 से अधिक होगा तो उसे क्या कहेंगे? बहुपरमाणुक आयन। अब हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल परमाणु का आयन का क्या चार्ज तो निकालना जानते हैं,
बहुपरमाणु का निकालना सीखेंगे। आगे की ओर चलेंगे तो और क्लियर होगा। बोला गया है क्या कि आयनों को आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है Na और इधर है CO3, तो कैसे इस पर चार्ज आ गया, तो सोडियम पर तो प्लस चार्ज आ गया, समझ में आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पर -2 चार्ज कैसे आया, इसको हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास कार्बन जो होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इसका क्या कैसे निकालेंगे, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी 6 होती है। जब इसका निकालेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 2 4 6, यानी कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 2 4 आ गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका निकालेंगे तो कितना 1s2 2s2 और 2p6 हो गया। तो कितना हो गया 6 2 8 2 10 होगा, गलत है, यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 2 6 2 8। अब देखो ये कितना हो गया 2 और यहाँ पर 4 2 6। अब देखो यहाँ पर क्या है कार्बन है, और कार्बन को चाहिए कितना, कार्बन पे है 4, तो इसको 4 गो और चाहिए। तो यहाँ से एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 गो है, 3 गो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे दिए। यहाँ पर क्या किए ऑक्सीजन दे दिए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दे दिए और यहाँ पर भी ऑक्सीजन दे दिए। तो क्या हो जाएगा 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो ये एक गो ये दिया 2 गो, और यहाँ भी दिया 2 गो, यहाँ भी 2 गया, 2 दिया ये 6 गो हो गया। लेकिन यहाँ पर सबको तो एक आके को चाहिए था ना, यहाँ से एक गो ये दिया, एक गो यहाँ दिया, एक गो यहाँ दिया हुआ, और एक गो यहाँ से है, तो यहाँ पर क्या हुआ टोटल उसके पास 6 गो है और दे दिया 4 गो, 4 गो दिया ना, तो 4 गो दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा कितना 2 गो बच गया ना, तो इसीलिए यहाँ पर कितना आ गया 2 - 4। अब दोनों का तिरछा तिरछी हमने बताया ही था कि जब भी रासायनिक सूत्र लिखना है तो इसका इधर से इधर का आयन और उधर का आयन का क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी कर देंगे। तिरछा तिरछी करेंगे तो इधर वाला प्लस Na और इधर वाला 2 क्या हो गया Na, तो Na2CO3 के रूप में तो पहले से था ही, ठीक है। तो इधर वाला 1 गया तो 1 तो लिखना नहीं है, और इधर वाला 2 इधर लिखा जाएगा, तो Na2CO3। उसी प्रकार से क्या कहते हैं एल्युमिनियम का होता है, हम लोग पहले से जानते हैं कि 3, और सल्फर का क्या होता है -2, तो इधर वाला 2Na और इधर वाला 3Na, तो Al2SO4 के होल 3। उसी प्रकार से क्या कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, हमने प्रीवियस में दिखा दिया है, और हाइड्रोक्साइड पे होता है माइनस, तो Na वाला -Na या Na वाला +2Na, तो Ca चूँकि 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही रख दिए हैं OH का होल 2, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमने रासायनिक सूत्र आयन की मदद से देखा और सीखा। उसके आगे की ओर चलते हैं अब हम। एल्युमिनियम सल्फेट का वैसे ही है NH4 पर प्लस, और क्या कहते हैं SO4 पे इधर -2, तो इधर वाला -2Na इधर वाला +1Na, तो यहाँ पर लिखा गया NH4 का होल 2 SO4, इधर वाला 2 गया था इधर, और इधर वाला गया था 1 को तो ऐसे ही लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी है, तो इस तरह से हम लोग रासायनिक सूत्र तैयार कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद आता है हमारा इस चैप्टर का एटम और मॉलिक्यूल यानी अणु और परमाणु का सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान होता क्या, क्वेश्चंस पूछता है कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का 1 मोल कणों के द्रव्यमान का जोड़ होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं उसका वैल्यू कितना होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 यानी कि 23। अब देखो इसी को आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है, तो इसको को हम लोग एक शायद एक नाम से जानते हैं एवोगैड्रो नंबर। अगर कोई पूछे कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 यानी कि 23, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कहो या एवोगैड्रो नंबर कोई चीज़ वही है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो मोलर ये नहीं भी याद है तो याद रखना है क्या कि मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान। क्या बोला गया कि मोलर द्रव्यमान बराबर 1 मोल पदार्थ
कणों का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी को कोई डाउट है जी, उनको दिक्कत है? चलो आगे की ओर चलते हैं। तो उदाहरण बोला गया, हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 1 यूनिट। हमने बोला था द्रव्यमान को यू से सूचित करते हैं, 1 यूनिट, जबकि इसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ग्राम पर मोल। देखो बस यूनिट के जगह पे क्या लग जाएगा, अगर मोलर द्रव्यमान के रूप में अगर सिर्फ द्रव्यमान रहेगा तो यूनिट यू लग जाएगा, अगर मोलर द्रव्यमान रहेगा तो ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी कि अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14। हमने बोला था परमाणु संख्या कितना, नाइट्रोजन का 7, तो परमाणु द्रव्यमान 7 गुने 2 14, तो 14 यूनिट लिखा हुआ है। अब उसी का क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान परमाणु का बोला जाएगा तो 14 ग्राम पर मोल। उसी प्रकार से S8 सल्फर का क्या होता है परमाणु संख्या, सल्फर का परमाणु संख्या 16, सल्फर का 4 ना, सल्फर का हमारे हिसाब से होता होगा 16, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 32, तो उसका आधा गुना कर दो तो होता है सल्फर का 16, तो 16 गुने 2 32। अब क्योंकि 8 गो है यहाँ पर S8, 8 गो है तो 8 गुने S, एक सल्फर का क्या कहते हैं 32, तो 8 सल्फर का कितना 32 गुने 8, गुना करेंगे तो कितना 256 ग्राम पर मोल। अगर सिर्फ द्रव्यमान की बात किया जाएगा तो 256 यूनिट यू हो जाएगा ना। उसी प्रकार से HCl की बात किया जाता है, HCl अब यहाँ पर देखो 2 गो है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का कितना परमाणु संख्या, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है ना जी, 2 8 7, 8 2 10 7 17, तो 17 तो यानी कि उसका परमाणु सब द्रव्यमान क्या हो 17 दूनी 34 यानी लगभग 35.5 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 36.5 ग्राम पर मोल, 35.5 Cl का यानी क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का, 35 + 1 36 हो गया। कोई दिक्कत? इस तरह से आप मोलर द्रव्यमान को भी निकाल सकते हैं। मोलर द्रव्यमान आपके एग्जाम में आता है 1 नंबर 2 नंबर या आगे चल के भी पूछता है। ठीक है, उसी के बाद आता है मोल संकल्पना। इस चैप्टर्स का सबसे लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि मोल संकल्पना क्या होता है। तो मोल क्या होगा, मोल जैसे ही अगर बोला जाए मोल या एवोगाड्रो नंबर तो 6.6.022 गुने 10 के पावर कितना 23। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को एवोगाड्रो नंबर कहो या मोल कहो के रूप में कहो। अब ये समूह क्या है, 1 मोल परमाणु के बराबर कितना हो गया 6.022 गुने 10 के पावर 23। अगर मोल संकल्पना कहो या क्या कहते हैं एवोगाड्रो नंबर कहो, कितना होता है। अगर कोई भी पूछे एवोगाड्रो नंबर मोल संकल्पना तो कुछ याद नहीं है तो बस ये वाला पॉइंट याद रखो, ये बड़ा ही काम का चीज़ है। ये तुमको जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको हर जगह काम आएगा। एवोगाड्रो नंबर यहाँ पर मोल संकल्पना के रूप में पढ़े, मोल द्रव्यमान के रूप में पढ़े, वहाँ पे एवोगाड्रो नंबर के रूप में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन हमने अणु और परमाणु चैप्टर को आज विधिवत ढंग से खत्म कर लिया। आज जो पढ़ाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना।